नमस्कार मित्रों और मैं महाराज कुमार गुप्ता। आज की इस म्यूजिक क्लास में मित्रों आपको स्वागत करते हैं। मित्रों बताते चलें कि जितने भी बिहार स्टेट के मित्रों बच्चे तैयारी कर रहे हैं या फिर हमारे मित्र जो बीपीएससी टीआरई थ्री की मित्रों तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मित्रों यह म्यूजिक का रिवीजन क्लास रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि मित्रों रिवीजन क्लास से मित्रों आपको एग्जाम में सबसे ज्यादा काम आएगा। अतः मित्रों इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने सगे संबंधित लोगों को जरूर शेयर कर दें ताकि सभी लोग पढ़ सके और सभी लोग अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ सकें। मित्रों यही मकसद लेकर के प्रतिदिन का दिन मित्रों आप शुरुआत कीजिए। मित्रों यह क्लास नंबर 9 है, ठीक है मित्रों। इस चैनल पर मित्रों प्रतिदिन सुबह 8 बजे और रात्रि 8 बजे मित्रों म्यूजिक की क्लास चलाए जाते हैं। तब बिना समय गवाए हुए आज के प्रथम प्रश्न पर मित्रों बारीकी से केयर कीजिएगा कि चांद पिया उपनाम किस संगीतज्ञ की रचनाओं में देखने को मिलता है। चांद पिया उपनाम किस संगीतज्ञ की रचनाओं में देखने को मिलता है। तो मित्रों चांद खां। मित्रों बताते चलें कि आप पैर हाथ मोड़ मार करके आराम से कहीं चौकी पर या बेड पर या कुर्सी पर या सबसे अच्छा कि नीचे धरती पर मित्रों बैठ जाइए और बारीकी से ध्यान से दिन में 2 बार 3 बार मित्रों सारे रिवीजन क्लास को आप जैसे देखिए, आपको निश्चित है कि रिजल्ट आ जाएगा तो आ जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि मोहम्मद अली खां की बंदिशों में प्रयुक्त उपनाम क्या था। तो मेरे हर रंग था, ठीक है। मोहम्मद अली खां की बंदिशों में प्रयुक्त उपनाम क्या था। तो मित्रों हर रंग था। काले खां किस उपनाम से रचना करते थे। तो सरस पिया। काले खां किस नाम से जैसे उपनाम से मित्रों रचना करते थे तो सरस पिया से। बड़े गुलाम अली ने अपनी रचनाओं में किस उपनाम का प्रयोग किया। तो सबरंग का। बड़े गुलाम अली ने अपनी रचनाओं में किस उपनाम का प्रयोग किया। तो सबरंग का। सुर सारंग उपनाम से रचनाएं किस संगीतज्ञ द्वारा बनाई गई। तो आमिर खां के द्वारा बनाई गई। मित्रों अगले पेज पर बारीकी से केयर कीजिएगा कि कुंवर श्याम उपनाम का प्रयोग करने वाले संगीतज्ञ का नाम बताइए। तो गोस्वामी श्रीलाल। कुंवर श्याम उपनाम का प्रयोग करने वाले संगीतज्ञ का नाम बताइए। तो गोस्वामी श्रीलाल। अजमत हुसैन खां किस उपनाम से रचनाएं किया करते थे। तो दिलरंग से। अमजद हुसैन खां किस उपनाम से रचनाएं किया करते थे। तो दिलरंग से। यूनिस हुसैन खां अपनी रचनाओं में किस उपनाम का प्रयोग करते थे। तो दर्पण का, ठीक है मित्रों। इस प्रकार हम लोग आगे देखेंगे कि खादिम हुसैन खां किस उपनाम से रचना किया करते थे। तो सजन पिया के नाम से मित्रों। और विलायत हुसैन खां किसकी बंदिशों में किस उपनाम का प्रयोग मिलता है। तो मित्रों प्राण प्रिया। इस प्रकार हम लोग अगले पेज पर मित्रों बारीकी से केयर करेंगे। और मित्रों अंतिम समय तक आप क्लास को जरूर ज्वाइन किए हुए रहें। और मित्रों यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मित्रों चैनल को भी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मित्रों हम जैसे ही म्यूजिक का मित्रों वीडियो अपलोड करेंगे नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत जाएगा और उसका आनंद और उसका भरपूर मित्रों आप जैसे लाभ उठा सकते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि लताफ हुसैन खां की बंदिशों में किस उपनाम का प्रयोग मिलता है। तो प्रेमदास का। प्रेम प्रिया उपनाम से किस संगीतज्ञ की रचना मिलती है। तो मित्रों फैयाज खां का। बीएन भारत खंडे की रचनाओं में किस उपनाम का प्रयोग मिलता है। तो चतुर पंडित का। अगला प्रश्न मित्रों कि भारत खंडे ने अपनी रचनाओं में चतुर के अतिरिक्त किस उपनाम का प्रयोग किया है। तो हर रंग का। एस एन रातजनकर अपनी बंदिशों में किस उपनाम का प्रयोग करते थे। तो सुजान का। इस प्रकार मित्रों पुनः बारीकी से इस पेज पर केयर कीजिएगा कि लताफ हुसैन खां की बंदिशों में किस उपनाम का प्रयोग मिलता है। तो प्रेमदास का। प्रेम प्रिया उपनाम से किस संगीतज्ञ की रचना मिलती है। तो फैयाज खां का। बीएन भारत खंडे की रचनाओं में किस उपनाम का प्रयोग मिलता है। तो चतुर का। और मित्रों भारत खंडे ने अपनी रचनाओं में चतुर के अतिरिक्त किस उपनाम का प्रयोग किया है। तो हर रंग का। और एस एन रातजनकर अपनी बंदिशों में किस उपनाम का प्रयोग करते थे। तो सुजन का। इस प्रकार मित्रों अगले पेज पर बारीकी से केयर कीजिएगा कि सुगर पिया
उपनाम किस संगीतज्ञ की बंदिश में मिलता है? तो गोस्वामी गणपतराव। सुगर पिया उपनाम किस संगीतज्ञ की बंदिशों में मिलता है मित्रों? तो गोस्वामी गणपतराव। अगला प्रश्न आपका है कि ओमकार नाथ ठाकुर ने अपनी बंदिशों में किस उपनाम का प्रयोग किया है? तो प्रणव रंग का। ओमकार नाथ ठाकुर ने अपने बंदिशों में जैसे बंदिशों में किस उपनाम का प्रयोग किया है? तो प्रणव रंग का। शोक उपनाम से किस संगीतज्ञ की रचनाएं मिलती है? तो कुमार गंधर्व का। अगला प्रश्न मित्रों कि अनंग रंग उपनाम का प्रयोग करने वाले संगीतज्ञ का क्या नाम है? तो मित्रों आचार्य बृहस्पति। अनंग रंग उपनाम का प्रयोग करने वाले संगीतज्ञ का क्या नाम है? तो आचार्य बृहस्पति। गुणीदास उपनाम से रचना करने वाले संगीतज्ञ का नाम बताइए? तो जगन्नाथ बुआ। गुणीदास उपनाम से रचना करने वाले संगीतज्ञ का नाम बताइए? तो जगन्नाथ बुआ। रामाश्रय झा अपनी रचनाओं में किस उपनाम का प्रयोग करते हैं? तो मित्रों राम रंग का। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों बारीकी से क्लियर करेंगे कि मणिपुरी नृत्य में कौन सा अवनदवाद प्रयुक्त होता है? तो मित्रों खोल। मित्रों बताते चले कि एग्जाम के मद्देनजर रखते हुए मित्रों 20 मिनट में मित्रों 100 प्रश्नों का मित्रों हम लोग प्रतिदिन रिवीजन करेंगे, सुबह 8 बजे और रात्रि 8 बजे। अतः मित्रों आप जरूर रिवीजन क्लास को प्रतिदिन ज्वाइन करें और मित्रों कोशिश कीजिए कि इस वीडियो को जितने भी मित्रों रिवीजन क्लास अभी हम चला रहे हैं सभी को मित्रों दिन भर में 24 घंटा में 3 से 4 बार मित्रों जरूर सुने ताकि आपको निश्चित याद हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भरतनाट्यम के साथ क्या प्रयोग किया जाता है? तो पद प्रयोग किया जाता है मित्रों। गुजरात के गरबा तथा डांडिया नृत्य में किस चीज का प्रयोग आवश्यक है? तो मित्रों 2 डांडिया का। ठीक है। अगला प्रश्न आपका है कि सोहर गीत लोकगीतों की श्रेणी किस श्रेणी में आता है? सोहर गीत लोकगीतों की किस श्रेणी में आता है? अवधी लोकगीत। मित्रों इस प्रश्न का आंसर सही है। छठी लोकगीत किस प्रदेश से संबंधित है? तो मित्रों उत्तर प्रदेश है। छठी लोकगीत किस प्रदेश से संबंधित है? तो मित्रों उत्तर प्रदेश से आपको संबंधित है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न को मित्रों बारीकी से क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि 12मासा किस प्रदेश का लोक संगीत है? तो मित्रों उत्तर प्रदेश का है। 12मासा किस प्रदेश का लोकगीत है? तो उत्तर प्रदेश का है। कजरी और चैती किस राज्य से संबंधित हैं? तो मित्रों उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। कजरी और चैती किस राज्य से संबंधित हैं? तो मित्रों उत्तर प्रदेश से संबंधित है। नकटा लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मित्रों उत्तर प्रदेश से। नकटा लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश से। विदेशिया लोकगीत किस राज्य में गाया जाता है? तो मित्रों उत्तर प्रदेश में। विदेशिया लोकगीत किस राज्य में गाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में। 12मासा किस क्षेत्र का लोकगीत है? तो मित्रों पंजाब का है। इस प्रकार मित्रों अगले पेज पर मित्रों बारीकी से क्लियर कीजिएगा कि घोड़िया लोकगीत किस क्षेत्र में गाया जाता है? तो मित्रों पंजाब में गाया जाता है। सिठिनिया लोकगीत किस राज्य से संबंधित है? तो पंजाब से संबंधित है। मैया लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मित्रों पंजाब से ही। और शशि पुनो प्रेम गाथा किस राज्य की देन है? तो मित्रों पंजाब की देन है। मित्रों अगला प्रश्न आपका है कि मिर्जा साहिबा प्रेम गाथा किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मित्रों पंजाब से संबंधित है। मित्रों सभी के सभी प्रश्न मित्रों अति महत्वपूर्ण थे और मित्रों एक बार शॉर्ट में आपको बताते चलते कि घोड़िया लोकगीत पंजाब, सिठिनिया लोकगीत पंजाब, मैया लोकगीत पंजाब, शशि पुत्रो प्रेम गाथा पंजाब और मिर्जा साहिब प्रेम गाथा पंजाब। इस प्रकार मित्रों अगले पेज पर बारीकी से क्लियर कीजिएगा कि यूसुफ जुलेखा प्रेम गाथा किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो मित्रों पंजाब में प्रचलित है। मारू किस राज्य का लोकगीत है? तो मित्रों राजस्थान का है। और घूमर लोक नृत्य किस स्थान से संबंधित है? तो मित्रों राजस्थान से संबंधित है। और ओलियो तथा पिपली किस राज्य से संबंधित लोकगीत में आते हैं? तो मित्रों राजस्थान में आते हैं। काजलियों और
गोबरबंद किस राज्य से संबंधित है? तो मित्रों राजस्थान से संबंधित है। लूर लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो मित्रों राजस्थान से संबंधित है। मित्रों फिर से पुनः बारीकी से क्लियर कीजिएगा कि मारू किस राज्य का लोकगीत है? तो राजस्थान का। और घूमर जो है राजस्थान का। ओलियो तथा पिपली किस राज्य का मित्रों लोक संगीत है? तो मित्रों आपको जो लोकगीत है राजस्थान का है। कजलियां और गोबरबंद किस राज्य से संबंधित है? मित्रों राजस्थान से संबंधित है। और लूर लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो मित्रों राजस्थान से संबंधित है। इस प्रकार मित्रों पुनः ध्यान दीजिएगा कि अग्नि नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो राजस्थान से। अग्नि नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो मित्रों राजस्थान से संबंधित है। लंगूरिया किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मित्रों राजस्थान से। और डंडा लोक नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? मित्रों तो छत्तीसगढ़ से। देखो डंडा नाच है तो डंडा नाच मित्रों अलग है, और यहाँ पर आपको डंडा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो मित्रों छत्तीसगढ़ से है। लाई हरोबा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो मणिपुर से है। लाई हरोबा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो मित्रों मणिपुर से है। लवनी लोक नृत्य किस स्थान से संबंधित है? तो मित्रों महाराष्ट्र से है। इस प्रकार अगले प्रश्न पर मित्रों बारीकी से क्लियर कीजिएगा कि छाव लोक नृत्य किस स्थान से संबंधित है? तो मित्रों उड़ीसा से है। छाव लोक नृत्य किस स्थान से संबंधित है? तो उड़ीसा से है। और स्नो लायन डांस नृत्य किस राज्य का है? तो मित्रों सिक्किम का है। याक छम नृत्य किस प्रदेश से संबंधित है? तो मित्रों सिक्किम से है। याक छम नृत्य किस प्रदेश से संबंधित है? तो मित्रों सिक्किम से है। गरबा लोक नृत्य किस प्रदेश से संबंधित है? तो मित्रों गुजरात से है। और डांडिया लोक नृत्य किस प्रदेश से संबंधित है? तो मित्रों गुजरात से ही है। मित्रों बारीकी से लोक नृत्य और लोकगीत के बारे में आप ध्यान से बारीकी से मित्रों रिवीजन क्लास में मित्रों सुना कीजिए, ताकि मित्रों आपका एग्जाम में एक प्रश्न यहाँ से आएंगे, और ताकि एक प्रश्न यदि आपका छूट जाता है तो मित्रों आपका रिजल्ट न होने की चांस है। भारत काल में वाद वृंद के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो कुतुब का। भरत काल में वाद वृंद के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो कुतुब का मित्रों प्रयोग किया गया है। भरत और दतिल के अनुसार वादों के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो मित्रों 4 प्रकार बताए गए हैं। भरत साहब और दतिल साहब के अनुसार वादों के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो 4 प्रकार बताए गए हैं। भरत ने तत्ववादों की वादन क्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो धातु के लिए। नाट्य के अंतर्गत कुतुब के विभाजन के लिए कितने प्रकार बताए गए हैं? तो त्रिविधि। अगला प्रश्न मित्रों कि महर्षि नारद के अनुसार वादों के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो 3 प्रकार बताए गए हैं। ध्यान दीजिएगा मित्रों, भरत साहब और दत्तिल साहब के अनुसार वाद के 4 प्रकार हैं। भरत साहब और दत्तिल साहब के अनुसार जैसे वाद के कितने प्रकार हैं? तो 4 प्रकार हैं। जबकि नारद साहब जैसे वादों को कितने प्रकार बताए हैं? तो 3 प्रकार बताए हैं। अगला प्रश्न मित्रों, इस संगीत रत्नाकर के अनुसार वाद्य कितने प्रकार के बताए गए हैं? तो 4 प्रकार के बताए गए हैं। ठीक है मित्रों, सामगान में प्रचलित ऐसे वाद्य का नाम बताइए जिसके स्वर स्थित थे और उसी के आधार पर बीना मिलाई जाती थी। तो मित्रों वेणु। अगला प्रश्न आपका है कि सामगान में गात्र बीना किस पर प्रयोग किया गया है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हस्त। ठीक है। तानसेन द्वारा रचित ध्रुपद में कितने प्रकार के वाद्यों का उल्लेख किया गया है? तो 4 प्रकार का। तानसेन द्वारा रचित ध्रुपदों में कितने प्रकार के वाद्यों का उल्लेख किया गया है? तो 4 प्रकार का। मित्रों कहने के मतलब है कि नारद साहब ही नारद साहब ही जो है मित्रों वाद के 3 प्रकार बताए हैं। बाकी सभी विद्वानों का मित्रों मत है कि वाद के 4 प्रकार हैं। महर्षि भरत ने औनद जाति के वादों की संख्या कितनी बताई है? तो 100 बताया गया है। महर्षि जैसे भरत साहब ने औनद वादों की संख्या कितनी बताए हैं? तो 100 बताया गया है। अगला प्रश्न मित्रों, विचित्र बिना को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बट्टा बिना के नाम से मित्रों जाना जाता है। विचित्र बिना को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बट्टा बिना के नाम से मित्रों जाना जाता है। विचित्र बिना में मुख्य तारों की संख्या कितनी होती है? तो 6 होती है। विचित्र बिना में मुख्य तारों की संख्या कितनी होती है? तो 6 होती है। विचित्र बिना में कितने तुम्बे होते हैं? तो मित्रों 2 तुम्बे होते हैं। विचित्र बिना में
कितने तुम्बे होते हैं? तो 2 तुम्बे होते हैं। विचित्र वीणा वादन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो मित्रों बट्टा और मिजराब का। विचित्र वीणा वादन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो मित्रों बट्टा और मिजराब का। अगला प्रश्न मित्रों कि भारत द्वारा प्रयुक्त चित्रा वीणा में तारों की संख्या कितनी बताई गई है? तो 7 बताई गई है। भारत द्वारा प्रयुक्त चित्रा वीणा में तारों की संख्या कितनी बताई गई है? तो मित्रों 7 बताई गई है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर करेंगे कि कच्छपी वीणा में कितने तार होते हैं? तो मित्रों 2 तार होते हैं। कच्छपी वीणा में कितने तार होते हैं? तो 2 तार होते हैं। सारंग देव ने किन्नरी वीणा के कितने प्रकार बताए हैं? तो मित्रों 2 प्रकार बताए हैं। सारंग देव ने किन्नरी वीणा के कितने प्रकार बताए हैं? तो 2 प्रकार बताया गया है। एक तंत्री वीणा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मित्रों घोष के नाम से जाना जाता है। अल्पानी वीणा में कितने तार होते हैं? तो 3 तार होते हैं। अल्पानी वीणा में कितने तार होते हैं? तो 3 तार होते हैं। और नकुली वीणा में कितने तार होते हैं? तो 2 तार होते हैं। ठीक है। संगीत रत्नाकर में मत कोकिला वीणा में तारों की संख्या कितनी बताई गई है? तो 21 बताई गई है। कितना? 21 बताई गई मित्रों। संगीत रत्नाकर के मत कोकिला वीणा में तारों की संख्या कितनी बताई गई है? तो मित्रों 21 बताई गई। एक बार फिर से बारीकी से क्लियर कीजिएगा। कच्छपी वीणा में तारों की संख्या 2 है। जैसे सारंग देव के किन्नरी वीणा में जैसे तारों की संख्या 2 ही है। एक तंत्री वीणा में के अन्य नाम क्या है? तो घोष है। और मित्रों पाली वीणा में कितने तार होते हैं? तो 3 होते हैं। और नकली वीणा में तारों की संख्या 2 ही है। और संगीत रत्नाकर में मत कोकिला वीणा में तारों की संख्या कितनी बताई गई है? 21 बताई गई है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर बारीकी से क्लियर कीजिएगा कि किस वाद्य को गज से बजाया जाता है? तो मित्रों इस राज को जो है से गज से बजाया जाता है। नारद द्वारा प्रयोग की गई वीणा को किस नाम से जाना गया है? तो मित्रों महती वीणा। नारद द्वारा प्रयोग की गई वीणा को महती वीणा के नाम से जानते हैं। विपंची वीणा में कितने तार लगाए गए हैं? तो मित्रों 9 तार लगाए गए हैं। विपंची वीणा में कितने तार लगाए गए हैं? तो 9 तार लगाए गए हैं। ब्रह्मा वीणा में तारों की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। ब्रह्मा वीणा में तारों की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। वानवाद्य में तारों की संख्या कितनी बताई गई है? तो 100 बताई गई है। ठीक है। वानवाद्य में तारों की संख्या कितनी बताई गई है? तो 100 मित्रों बताई गई है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर करेंगे। चल थाट के सितार में पर्दों की संख्या कितनी होती है? तो 16 से 19 है। 16 से 19। ठीक है। चल थाट के सितार में पर्दों की संख्या कितनी होती है? तो 16 से 19 होती है। मित्रों अगला प्रश्न आपका कि अचल थाट के सितार में कितने पर्दे होते हैं? तो 24 होता है। चल थाट में मित्रों चल थाट के सितार में पर्दों की संख्या 16 से 19 होता है। जबकि अचल थाट के सितार में पर्दों की संख्या मित्रों 24 होता है। सितार व सरोदवादन का सही क्रम क्या है? तो मित्रों आलाप, जोड़, झाला तथा गत। ठीक है। सितार और सरोदवादन का सही क्रम क्या है? तो आलाप, जोड़, झाला और गत। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि सितार में आलाप, जोड़ तथा झाला वादन के पश्चात कौन सी गत बजाई जाती है? तो मित्रों मस्जिद खाने गत है। और मित्रों बताते चले कि मस्जिद खाने गत के मित्रों जो निर्माता है मस्जिद खान साहब ही हैं। अगला प्रश्न मित्रों कि आकर्ष क्रिया से क्या तात्पर्य है? आकर्ष क्रिया से क्या तात्पर्य है? बाज के तार पर बाहर से अंदर की ओर प्रहार। सितार खाने गत कितनी मात्राओं के ताल में बजाई जाती है? तो 16। सितार के बोल दादरा में दा को किस प्रकार बजाया जाता है? तो मित्रों बाहर से अंदर की ओर। आधुनिक युग में त्रिकोण अथवा नक्की को क्या कहा जाता है? तो मित्रों मिजराब कहा जाता है। आधुनिक युग में त्रिकोण अथवा नक्की को क्या कहा जाता है? तो मिजराब कहा जाता है। सितार में चिंकारी का तार कहाँ मिलाया जाता है? तो तार षड्ज में। सितार में चिंकारी के तार को कहाँ मिलाया जाता है? तो मित्रों तार षड्ज में मिलाया जाता है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे कि सितार में बाज का तार किस स्वर में मिलाया जाता है? तो मंद्र मध्यम में।
सामान्य तौर पर सितार में तरफ के तारों की संख्या कितनी होती है? तो 11 होती है। सितार में मुख्य तारों की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। संतूर वादन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो लकड़ी की डांडिया का। संतूर वादन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो लकड़ी की डांडियों का। कीर्तन शब्द से क्या अभिप्राय है? तो एक आघात में से एक से अधिक स्वर। कीर्तन शब्द से क्या अभिप्राय है? तो एक आघात में एक से अधिक स्वर। जो अगला प्रश्न मित्रों कि जन मतलब लोकसभा जिसको बोलते हैं, लोकसभा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो त्रितंत्री बीना। किस नाम से जाना जाता है? त्रितंत्री बीना। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा कि सितार पर झाला बजाने के लिए चिंगारी पर कितने तारों की व्यवस्था की जाती है? तो 2 तारों की व्यवस्था की जाती है। सितार पर झाला बजाने के लिए चिंगारी तार पर कितने तारों की व्यवस्था की जाती है? तो मित्रों 2। करकरी क्या है? तो मित्रों करकरी एक प्रकार का वाद्य है। करकरी एक प्रकार क्या है? वाद्य है। दक्षिणात्य या तंजौरी बीना में कितने मूल तार बताए गए हैं? तो 4 बताए गए हैं। दक्षिणात्य या तंजौरी बीना में कितने तार बताए गए हैं? तो मित्रों 4 तार बताए गए हैं। रुद्र बीना पर बजने वाली रचनाएं किस गायन विद्या पर आधारित होती है? तो मित्रों ध्रुपद पर। रुद्र बीना पर जैसे मित्रों बजने वाली रचनाएं किस गायन विद्या पर आधारित होती है? तो मित्रों ध्रुपद पर। संतूर में प्रत्येक स्वर के लिए कितने तारों का बांधा जाता है? तो मित्रों 4। संतूर में प्रत्येक स्वर के लिए कितने तारों को बांधा जाता है? तो 4। इस प्रकार मित्रों आज का यह अंतिम पेज है। इस सामान्य तौर पर संतूर में कितने तार होते हैं? तो 100 तार होते हैं। वायलिन में कितने तार होते हैं? तो मित्रों 4 तार होते हैं। और किस वाद्य में पर्दे नहीं होते हैं? अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि किस वाद्य में पर्दे नहीं होते हैं? तो मित्रों सरोद में पर्दा नहीं होता है। आधुनिक प्रयोग में जबा के लिए किस चीज का प्रयोग होता है? तो नारियल के पक्का टुकड़ा का। आधुनिक प्रयोग में जबा के लिए किस चीज का प्रयोग होता है? तो मित्रों नारियल का पक्का टुकड़ा। जल तरंग में प्रयुक्त प्याले किस धातु के बनाए जाते हैं? तो मित्रों चीनी मिट्टी का। मित्रों सभी के सभी प्रश्न आपके एग्जाम्स के मद्देनजर मित्रों तैयार किया गया था। और मित्रों यह रिवीजन क्लास नंबर मित्रों 9 है। मित्रों सभी रिवीजन क्लास को मित्रों फर्स्ट टू लास्ट तक जरूर देखा कीजिए ताकि सभी प्रश्नों का आंसर मित्रों आपको 100% याद हो जाए और एक भी प्रश्न मित्रों आपको एग्जाम में न छूटे। मित्रों इस चैनल पर यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं मित्रों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना ना भूले मित्रों, आप शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। कहने के मतलब मित्रों कि आप हमें सपोर्ट कीजिए मित्रों। हम आपको संपूर्ण कोर्स मित्रों स्टेट का हो या बीपीएससी का हो या बिहार एसएससी का हो मित्रों सभी सरकारी नौकरी के लिए मित्रों आपको संपूर्ण कोर्स मित्रों हम लेकर के आएंगे। आप हमारे साथ क्लास को ज्वाइन करते रहिए। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।